स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स से गीता। तो आज का टॉपिक है मौर्यकालीन कला है। इससे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी के जो टॉपिक है 11th क्लास का, तो दो टॉपिक मैंने आप लोग को करा दिया है। तो दो चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। बाय चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सेंट्रल लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं। आप लोग पेपर उठा के भी दे सकते हैं, वहां से देख भी सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है, मतलब ये मान के चलिए 70 से 80% कम से कम यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बस ये है कि आप लोग को एक एक लाइन पढ़नी है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं रहता है कि एग्जाम में आपका कौन सा क्वेश्चन से, मतलब कौन से लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी हम देखते हैं मौर्यकालीन आपका थर्ड चैप्टर है। बाकी आप लोग को हम इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, बस आप लोग को रेफरेंस के लिए डाल रखा है कि ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर हमने कहां से ये टॉपिक उठाया है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मौर्यकालीन कला। ठीक है, जो पहले हम मौर्यकालीन कला में क्या देखेंगे, यहाँ से जो पहले चैप्टर में बताया है कि यहाँ पर जो नए धार्मिक और सामाजिक नए आंदोलन की शुरुआत हुई ईसा पूर्व कहाँ पर, 6ठी शताब्दी, मतलब 6ठी शताब्दी में एक नए आंदोलन, नए धर्म की शुरुआत हुई थी, जिसमें कौन से धर्म थे, बौद्ध और जैन धर्म थे। और बौद्ध और जैन धर्म में सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो वो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ये भी याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म में जो बने हैं, स्तूप बने हैं, वो इनका सिर्फ पूजा ही करना, मतलब पूजा से मतलब ये नहीं था। यहाँ पर मतलब पहले तो सनातन धर्म के जो लोग थे वो लोग क्या मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म के बजाय यहाँ पर मतलब वेदों में एक, यहाँ पर वेदों से ज्यादा मतलब इनका संबंध था। लेकिन यहाँ पर ऐसा इनके धर्म में नहीं था, मतलब बौद्ध और जैन धर्म, क्योंकि ये इसके क्या था, मतलब विपक्ष थे। तो यहाँ पर इसमें पूजा पाठ इनसे कोई मतलब नहीं था। बाकी अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का यहाँ पर देखते हैं कि ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 6ठी शताब्दी में धर्म बौद्ध और जैन धर्म के रूप में हुआ था। ठीक है, बाकी दो धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि वे सनातन धर्म के वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। यानी कि जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनका कोई वो वैसा नहीं था, क्योंकि ये जो है जाति और ये भेदभाव जितना भी है उसका क्या करते थे, विरोध करते थे। बाकी की बात करते हैं, इस समय मगध और मतलब मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मतलब मगध आपने देखा होगा, मगध वंश। ठीक है, तो इस समय जो है मगध का जो सबसे मतलब जो है शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, और उसने अन्य राजाओं को अपने मतलब नियंत्रण में ले लिया। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार ईसा पूर्व, यानी कि जो है मतलब इस बात का जो पॉइंट है, ठीक है, जो पहला वाला भी आप चैप्टर में देखेंगे वही उसी चैप्टर का है। बाकी इस प्रकार का ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक, यानी कि ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक, यानी कि मतलब ये कह सकते हैं 3री शताब्दी से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मतलब लगभग मान के चलिए 245 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस प्रकार ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्य ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। मतलब 4ठी शताब्दी तक आते आते मौर्यकालीन ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। बाकी ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्य के नियंत्रण में आ चुका था। यानी कि 3री शताब्दी आते आते मौर्यकालीन का ही यहाँ पर राजवंश रहा। बाकी मौर्य शासक में सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था, सम्राट अशोक था। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग का एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, तो लेकिन यहाँ से हम नहीं देखेंगे। बाकी हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। बाकी देखते हैं, अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा। अब श्रमण परंपरा के आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि आप लोग ने पढ़ा होगा, अभी तक आप लोग ने श्रमण परंपरा नहीं सुना होगा। अब देखो श्रमण परंपरा क्या होती है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था सनातन धर्म कि वो वर्ण और जाति का भेदभाव करते थे, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा धर्म नहीं था। लेकिन यहाँ पर उसी को ही मतलब एक लाइन में मान के चलिए कि श्रमण परंपरा बिल्कुल इनका वेदों से बिल्कुल इनसे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, बाकी बात करते हैं श्रमण परंपरा के बारे में, जिस परंपरा में वेदों को प्रमाणित न मानकर आत्मज्ञान, आत्मविजय एवं आत्म साक्षात पर विशेष बल दिया, वह श्रमण परंपरा कहलाई। बाकी भारत के दो प्राचीन धर्म जो थे, एक जैन और बौद्ध, श्रमण परंपरा से ही निकलते हैं, क्योंकि ये वर्ण और जाति का कोई भेदभाव नहीं मानते थे। बाकी है प्राचीन सनातन धर्म की दो परंपराएं हुआ करती थी, पहली वैदिक और दूसरी
श्रमण परंपरा। ठीक है, वैसे जो सनातन धर्म में है कौन सी है, दो थी। अब ये तो जो थे, जो श्रमण परंपरा है वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मानते थे, वर्ण भेदभाव बिल्कुल भी नहीं मानते थे। बाकी ये जो है कौन सा, दूसरा कौन सा, यहाँ पर एक पहली वैदिक थी और दूसरी श्रमण परंपरा। ठीक है, वैदिक का यहाँ पर लोग मानते ही थे जो आपका हिंदू धर्म से संबंधित था। बाकी बात करते हैं धार्मिक पद्धतियां, ऐसी भी थी, धार्मिक पद्धतियां थी जो आप लोग को मैंने दिखाया है, धार्मिक पद्धतियां जो सनातन धर्म में दो थी, एक वैदिक और दूसरी कौन सी थी, श्रमण। ठीक है, बाकी बात करते हैं धार्मिक पद्धतियां ऐसी भी थी जो सिर्फ पूजा विधि पर तक ही सीमित थी, यानी पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे। इसका कहने का मतलब, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ये है पूजा पाठ करना, मतलब बौद्ध धर्म में ऐसा भी नहीं था, ये मतलब ऐसा पूजा वहां पर भी होती थी, लेकिन ये क्या करते थे, बौद्ध के जैसे कि प्रतीक होते हैं, जैसे कि बुद्ध के जीवन से जो भी संबंधित प्रतीक होते हैं, जैसे जन्म का प्रतीक मतलब मान के चलाए हैं तो कौन सा, कमल, तो उसकी पूजा करते थे। जैसे कि यहाँ पर हिंदू धर्म का जो हो गया, तो यहाँ पर जैसे वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, ऐसे ही यहाँ पे बौद्ध धर्म में ऐसा था, यक्ष यक्षिणी भी बनाई जाती थी, मतलब यक्ष यक्षिणियों की पूजा करते थे। यक्ष यक्षिणी मतलब समझ लीजिए जैसे कि हिंदू धर्म में जैसे होते हैं साधु होते हैं, तो उसी टाइप का यहाँ पर भी समझ लीजिए, ऐसे ही यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी भी हुआ करती थी। बात करते हैं, उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा में काफी प्रचलित थी। इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन रूप में, ये रूप लिख लेना, ठीक है, रूप में लोकप्रिय हो गया, जो मैंने अभी आप लोग को बताया था। ठीक है, बाकी यक्ष पूजा बौद्ध धर्म से पहले काफी लोकप्रिय रही, आगे चलकर बौद्ध धर्म और यहाँ पर अन्य धर्म, ठीक है, ये बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, बौद्ध और जैन धर्म में विलीन हो गई। ठीक है, यह जो मतलब यक्ष जो पूजा है, यक्ष पूजा बौद्ध धर्म से पहले काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध धर्म में ये विलीन हो गई। मतलब ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से पहले जब स्तूप बने हैं उससे पहले यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं हुआ करती थी। अब ये आगे चलकर मतलब क्या हो गई, मतलब बौद्ध और जैन धर्म को अपनाने लगे। ठीक है, वैसे ये जो है कैसे नहीं, पहले क्या करते थे, पहले तो हिंदू धर्म था, वो मतलब वर्ण और क्या कहते हैं जितनी भी जाति होती है तो उसका भेदभाव करते थे। अब यहाँ पर आया तो आगे चले गए, और कुछ लोग ऐसे भी हुए जो बिल्कुल इसको नहीं मानते थे, तो वो यक्ष यक्षिणी की पूजा करते थे। अब ये आगे जाकर ये क्या हुए, ये सब के सब कहां पर आ गए, बौद्ध और जैन में ही विलीन हो गए, यानी कि उनके धर्म के मतलब उन्होंने उनको धर्म को अपना लिया, मतलब बौद्ध और जैन धर्म को अपना लिया। बाकी बात करते हैं खंबे और मूर्तियों और शैलकृत वास्तुकला। ये अब हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये आपका एनसीईआरटी का है, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ से। अब हम बात करते हैं श्रमण परंपरा। बाकी श्रमण परंपरा में अंग मठ, ठीक है, इसको मठ के संबंध में स्तूप और विहार पत्थर के स्तंभ, चट्टाने काटकर गुफाएं, विशाल मूर्तियों का निर्माण हुआ। यानी कि अभी तक आप लोगों ने देखा था यक्ष और यक्षिणी देखा था, फिर ये क्या हुए कि बौद्ध और जैन धर्म में हो गए। अब बौद्ध और जैन धर्म में फिर क्या बनने लगे, स्तूप बनने लगे और यहाँ पर विहार बनने लगे, चैत्य बनने लगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताया है, और गुफाएं, ठीक है, जो चट्टानों को काटकर बनाई जाती थी। बाकी बात करते हैं अब नेक्स्ट अकमेनियन साम्राज्य की बात करते हैं। तो अकमेनियन साम्राज्य में विशाल स्तंभ बनाए जाते थे। अब यहाँ पर जिस टाइम में मौर्यकालीन था और वहां पर क्या था, एक अकमेनियन साम्राज्य था। अब अकमेनियन साम्राज्य किससे संबंधित था, वो था आपका ईरान से संबंधित था। किससे था, ईरान से संबंधित था। तो देखो यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रहा है। तो अकेनियन साम्राज्य में साम्राज्य विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ अकमेनियन स्तंभ से बिल्कुल भिन्न किस्म के थे। अब देखो भिन्न किस्म के थे, जैसे कि अकमेनियन के लोग क्या बनाते थे, जैसे छोटे छोटे, अब यहाँ पर ये बनाते थे मतलब एक ही पत्थर से, मतलब जैसे गुफाएं बनी, अब गुफाएं बनी पूरा एक ही पत्थर से पूरा उन्होंने बना लिया, पूरी गुफाएं बना ली। ठीक है, और यहाँ पे अकमेनियन साम्राज्य में क्या होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ये पार्ट्स में करके बनाते थे, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके बनाते थे। बाकी बात करते हैं अकमेनियन साम्राज्य, जो इनका टाइम पीरियड इतना है 550 से लेकर 330 ईसा पूर्व है। बाकी ये है हखामनी साम्राज्य भी कह सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं, यहाँ पे या लिख लीजिएगा, ये गलत कर है। ठीक है, जिसे प्रथम फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है या फिर ईरानी साम्राज्य। बाकी यह पश्चिमी एशिया में स्थित एक प्राचीन ईरानी साम्राज्य था। ठीक है, पश्चिमी एशिया में। बाकी बात करते हैं
अब आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर जहां लिखा होगा चट्टानों से कटे हुए। अब यहां से इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं मौर्यकालीन स्तंभ। अब मौर्यकालीन स्तंभ चट्टाने से कटे हुए स्तंभ हैं, ठीक है, मतलब चट्टानों से कटे हुए स्तंभ बनाए गए हैं जिनमें उत्कीर्णता कलाकार कौशल स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब इतने ज्यादा अच्छे बनाए गए हैं कि यहाँ पर दिखाई देता है कि कलाकार कितना अच्छा उस टाइम में वर्क करते थे, ठीक है। तो अकेलियन जो है स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाते थे। मतलब इन्होंने क्या करा, जो मैंने आप लोग को बताया था कि ये तो चट्टान को काटकर एक बना लेते थे, लेकिन जो अकमेनियन साम्राज्य था वो क्या कहते थे, राजमिस्त्री द्वारा मतलब टुकड़ों में ये बनाते थे, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं मौर्यकालीन स्तंभ एक वर्गाकार और गोल वेदी पर खड़ा है। मौर्यकालीन स्तंभ देखेंगे जो आप लोग सारनाथ स्तंभ देखेंगे, लुम्बिनी स्तंभ देखेंगे, लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ देखेंगे, वही चीज एक ये क्या है, एक गोल वेदी, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना गोल वेदी, तो गोल वेदी पर ये खड़ा रहता है, ठीक है। तो बाकी है जिन स्तंभों पर चोटी पर सांड, शेर, हाथ जैसे जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं, बाकी आप लोग अभी देखेंगे ही, बाकी आप लोगों ने देखा भी है। बाकी बात करते हैं मौर्यकालीन प्रमुख स्तंभों पर शीर्ष आकृतियां, जो मैंने इससे पहले आप लोग को पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी बात करते हैं सारनाथ स्तंभ पर सिंह पर 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं, जो आप लोगों ने सारनाथ स्तंभ में देखा है। और ये कहां पर है, सारनाथ म्यूजियम संग्रहालय में संग्रहित है, क्योंकि ये जो ऊपर का हिस्सा है वो टूट चुका है, ठीक है। बाकी बात करते हैं लुम्बिनी स्तंभ जो है कहां पर, ये अश्व घोड़ा, ठीक है। जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, मैंने आप लोग को कहा था कि एक आप लोग का पॉइंट रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था जितने भी स्तंभ हैं वो मैंने आप लोग को बता देंगे कि जितने भी स्तंभ हैं वो आपको बता देंगे कौन से स्तंभ पर कौन सी की पशु आकृति है। यहाँ पर सिर्फ शीर्ष की बात हो रही है, यहाँ पर उस चौकी की बात नहीं हो रही है कि उस चौकी पर क्या है या शीर्ष फलक पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ शीर्ष पर बात हो रही है, यानी कि जो इसके शीर्ष पर, इस वाले की बात हो रही है जो यहाँ पर इसके शीर्ष पर है। यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही है कि यहाँ पर क्या बना है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, मतलब है इसके जो शीर्ष पर जो सबसे ऊपर मतलब बना है उसकी बात हो रही है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सारनाथ स्तंभ। तो सारनाथ स्तंभ को तो आप लोगों ने बहुत बार देखा ही होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। सारनाथ स्तंभ तो जानते ही हैं कि यहाँ पर 4 शेर बैठे हुए हैं, एकदम पीठ सटाए हुए बैठे हैं, ये तो पढ़ा ही होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं लुम्बिनी स्तंभ, तो लुम्बिनी स्तंभ पर क्या है, अश्व और घोड़ा, मतलब अश्व या फिर घोड़ा, अश्व को तो घोड़ा कहते ही हैं। और लौर्य नंदनगढ़ की बात करते हैं जो कहाँ पर है, बिहार के चंपारण जिले में है, ठीक है। इस पर क्या बना है, इस पर भी यहाँ पर सिंह बना हुआ है। बाकी बात करते हैं बखीरा स्तंभ, तो बखीरा स्तंभ कहाँ है, वैशाली, ये भी कहाँ मतलब किस क्या बना हुआ है, सिंह बना हुआ है। बाकी बात करते हैं रामपुरवा स्तंभ, तो रामपुरवा स्तंभ के यहाँ पर जो है बिहार में है, यहाँ पर 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, क्योंकि रामपुरवा में एक में मिलता है वृषभ मिलता है, इससे पहले मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है, और दूसरे में जो मिलता है वो क्या मिलता है, सिंह मिलता है, ठीक है। तो एक है सिंह और दूसरे पर बैल की आकृति मिलती है, ठीक है। बाकी बात करते हैं संकिसा स्तंभ जो है कहां पर, फर्रुखाबाद यानी कि यूपी में है, जहां क्या मिलता है, हाथी, यानी कि हाथी या फिर क्या बोल सकते हैं, गज बोल सकते हैं। और धौली चट्टान उड़ीसा, ये भी हाथी या गज मिलता है। बाकी बात करते हैं रुमिन देई स्तंभ नेपाल में जो है, ये इसमें भी घोड़ा मिलता है। ये सभी देखो स्तंभ जो मैंने लिखवाए हैं, वैसे तो इसमें एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा है, वो मैंने आप लोग को अलग से लिखवा दिया है कि आप लोग एग्जाम देने जाएं तो आप लोग को ये याद रहे, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इसके स्तंभ पर कौन सी पशु आकृति है, इसके शीर्ष पर कौन सी पशु आकृति है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर इसको भी ऐड करवा दिया, क्योंकि जो मैंने इससे पहले मौर्यकालीन करवाया था तो उसमें ये पॉइंट रह गया था। और बाकी जो है इससे पहले भी मैंने मौर्यकालीन कराया है, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आके हैं और आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी करा दिया है। बाकी बात करते हैं अब ये वाला जो टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में आप लोग देखिएगा, यहाँ से होगा सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ जो शीर्ष के मतलब सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। बाकी इसके बात करते हैं सारनाथ स्तंभ। तो सारनाथ स्तंभ के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया है। जो सारनाथ स्तंभ है 242 ईसा पूर्व का माना जाता है, यानी कि मौर्यकालीन का ही है। और इसका जो प्राचीन नाम है मृगदाव व ऋषिपत्तन है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था, ठीक है। और बाकी जो है सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं जो चारों ओर, ठीक है, जो चारों दिशाओं का चार दिशाओं की मुंह किए हुए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर 4 पशु बने हैं,
ठीक है, ये मतलब गोल आधार बने हैं, उस आधार के नीचे एक गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे कमल के रूप में है। अभी ये सारनाथ म्यूजियम में संग्रहित है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो गोल आधार बना है इसके यहाँ पर उल्टा कमल, ठीक है, तो उल्टा कमल पर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है शीर्ष फलक, ठीक है, या फिर शीर्ष फलक भी कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एबेकस बोल भी सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं चौकी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब बोल सकते हैं। बाकी सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंह पीठ सटाए हुए बनाया है। इस सारनाथ स्तंभ पर 4 पशु बने हुए हैं और उनके बीच बीच में एक चक्र बना हुआ है। मतलब ये जो है हर पशु के पास, मतलब हर एक पशु, मतलब 4 पशु है तो 4 चक्र भी बने होंगे और हर पशु के आगे एक क्या बना हुआ है, चक्र बने हुए हैं। और ये जो आप लोग को ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि सिर्फ खड़े हुए हैं, मतलब ये कभी कभी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि ये जो पशु की आकृति है वो स्थिर है या फिर गतिमान है, पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि आप लोग बता सकते हैं, तो स्थिर तो है नहीं, क्योंकि ये सब के सब क्या है, जैसे कि चलते मतलब दौड़ते हुए दिखाया गया है, यानी कि जितनी पशु आकृतियां हैं वो कैसी हैं, गतिमान है। ठीक है, बाकी बात करते हैं इनकी तीलियों की, बात करते हैं वो कितनी है, 24 है। बाकी यहाँ पर 4 पशु बने हुए हैं। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम जो है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा कि जो है उत्तर में, ठीक है, यहाँ पर जैसे उत्तर में है तो उत्तर मतलब पीछे को हो गया, तो आपका कौन सा हो गया, सिंह। ठीक है, यानी कि उस साइड में क्या बना है, सिंह बना है। और सामने की बात करते हैं तो क्या बना है, बैल बात करते हैं। हाथी बना है, जो कहाँ बना है, पूर्व में बना है। बाकी पश्चिम में ये बना है घोड़ा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। बस यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पूर्व में कौन सा है, तो मैंने आप लोग को बताया है, इससे पहले मैंने पढ़ा ही दिया है। बाकी बात करते हैं सारनाथ स्तंभ। अब सारनाथ स्तंभ जो है मौर्यकालीन है और मौर्यकालीन में कौन से पत्थर का यूज हुआ है, चुनार बलुआ पत्थर। अगर इदारगंज यक्षी की प्रतिमा भी देखते हैं तो आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पत्थर से बना है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ, बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, बाकी बात करते हैं सारनाथ स्तंभ जो है चुनार बलुआ पत्थर से बना है। चार्ल्स फावरी ने स्मिथ और मतलब चार्ल्स फावरी व स्मिथ ने इन स्तंभों पर ईरानी प्रभाव माना है। अब देखो, ईरानी प्रभाव माना है, अभी आप लोगों ने इतना बस पढ़ा होगा, लेकिन अभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर अक्मेनियन साम्राज्य था, जो क्या था, ईरानी साम्राज्य था, और उसी का ही प्रभाव यहाँ पर पड़ा था। ठीक है, तो चार्ल्स फावरी ने, स्मिथ ने इन स्तंभों पर क्या माना है, ईरानी प्रभाव। स्तंभ पर नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र जो लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो यहाँ पर किस में लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ये जयते लिखना। ठीक है, जो लिपि में अंकित है। बाकी जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ। तो सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ है सारनाथ के अशोक स्तंभ, जिसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मतलब अपनाया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, अधिकतर एग्जाम में आता है। और स्तंभ के निचले भाग में स्थित अशोक चक्र के तिरंगे, ठीक है, तिरंगे, ये देखो यहाँ पे गलत लिखा है, तिरंगे के मध्य रखा है। जो भी आप लोगों ने ये देखा था, ये वाला जो आप लोगों ने ये देखा था, तिरंगे के मध्य ये वाला रखा है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। बाकी जो शीर्ष वाला है, जो वो क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट है, बाकी आप लोग नेक्स्ट ये वाला देखेंगे, ईसा पूर्व 30 शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों वाला, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो परखम यक्ष, जो मैंने आप लोग को बताया था कि यक्ष और यक्षिणी की क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, तो बाकी ये जो है यक्ष यक्षिणी, तो यह मूर्ति मथुरा के पास परखम यक्ष, अब परखम यक्ष है, दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा आप लोग देखेंगे, त्रिमुख यक्षी भी प्रतिमा देखेंगे, लेकिन ये जो है हम आपको भी पढ़ाने वाले हैं परखम यक्ष। तो परखम यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है। अब ये क्या है, मौर्यकालीन है। बाकी परखम यक्ष है जो है मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण कलाकृति है। बाकी संग्रहालय कहाँ है, मथुरा संग्रहालय में है। ऊंचाई इसकी 2.7 मीटर या फिर कह सकते हैं 9 फीट में है। बाकी है समय इसका 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व माना जाता है। बाकी बात करते हैं पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्ष यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से में कहाँ कहाँ पर प्रतिमा पाई गई हैं। अभी तो आप लोगों ने देखा था मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है कि उसकी यहाँ पर परखम यक्ष की। बाकी अब हम बात करते हैं यक्ष यक्षिणिकाओं। ठीक है, तो यक्ष और यक्षिणी जो है मूर्तियां पाई गई कहाँ कहाँ पर, पटना में पाई गई हैं, विदिशा में भी पाई गई हैं और मथुरा जैसे कई अनेक स्थल थे जहां पर यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमा भी
मिली हुई हैं। बाकी यक्षेश्वरी की जो प्रतिमा एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज पटना में देखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल की अगर हम सभी बात करें कि मतलब अभी आप लोगों ने देखा था कि पटना में मिली है, मथुरा में मिली है, अगर हम सबकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमें अच्छी प्रतिमा मिलती है मतलब दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा दिखाई देने को मिलती है, जो कहां पर है, पटना संग्रहालय में है। बाकी बात करते हैं, पकी हुई मिट्टी से बनी आकृतियां इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। जो उड़ीसा में धौली स्थल, अब हम बात करते हैं धौली स्थल की बात करते हैं, तो ये है धौली स्थल। ठीक है, तो ये जो आप लोग को है बस रेफरेंस के लिए डाल रखा है कि आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा, है बिल्कुल सीक्वेंस से कराया है, बस थोड़े से लगता है कि जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ही ऐड करा है, बाकी पूरा एनसीईआरटी का लिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उड़ीसा में धौली स्थल। आप लोगों ने धौली स्थल भी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि धौली स्थल को पढ़ाया ही नहीं है, तो यहाँ पे उड़ीसा में धौली स्थल पर, अब धौली स्थल मान लो बाई चांस आ गया एग्जाम में DTPSB में, तो कहेंगे कि हाँ ये तो कहाँ से आ गया, ये तो हमारे चैप्टर में था ही नहीं। तो उड़ीसा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए एक विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला में यहाँ पर मतलब जो है देखने को मिलती है। ठीक है, ये नहीं है मूर्ति कला में मतलब जो है लय परखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो जो है धौली स्तंभ, अभी आप लोग यहाँ पर धौली स्तंभ भी यहाँ पर पता नहीं डाला है कि नहीं इसके, चलो हो सकता है भूल गए। ठीक है, तो ये जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक हाथी की प्रतिमा जो चट्टान को काटकर बनाया गया है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। बाकी उड़ीसा में धौली स्थल को चट्टान काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति मूर्ति कला है। बाकी यहाँ पर जो लिखा हुआ है अभिलेख, तो देखो मैंने पिक्चर भी डालना भूल गई, यहाँ पर अभिलेख मतलब ये कह सकते हैं ये जो है यहाँ पर चट्टान पर क्या लिखा हुआ है, अभिलेख भी लिखे हुए मिले हुए हैं। बाकी है इस चट्टान पर सम्राट अशोक का एक लेख शिलालेख भी अंकित है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक पिक्चर डाली थी मुझे, तो आप लोग को शायद दिखाई देती, वैसे अब तो समझदार है, इतना समझदार तो है ही, तो आप लोग देख सकते मतलब ऐसे सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर। बाकी बात करते हैं निरूपण जो है बिहार में बराबर। अब हम बात किसकी बात करेंगे, बराबर पहाड़ियों की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लोमस ऋषि गुफा देखेंगे, बाकी सुदामा गुफा भी देखेंगे। चलो उसके बारे में बात करते हैं, बराबर की गुफाएं। ये मैटर आप लोग को नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, वो मैंने अलग से डाल रखा है क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सब लिखा है कि लोमस ऋषि गुफा कहते हैं, मतलब जो बराबर की गुफाएं होती हैं, इस गुफा में प्रवेश द्वार, अर्धवृत्ताकार चैत्र, ये भी सब पॉइंट है अभी आप लोग देखेंगे। पहले लेकिन हम इससे पहले देखेंगे कि बराबर की गुफाएं है तो वो है कहाँ। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। और बराबर गुफा को वो जो है लोमस ऋषि गुफा कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये गुफाएं जो है बिहार गया मतलब 9 मील दूर स्थित है। और अशोक महल ने बराबर पहाड़ियों में जो है 4 गुफाओं का निर्माण करवाया है, जिसमें से पहली जो गुफा है वो कौन सी है, सुदामा गुफा, जो सबसे प्राचीन है। अगर हम बात करते हैं सबसे प्राचीन गुफा है तो वो कौन सी हो जाएगी, सुदामा हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं सबसे बाद की है तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लोमस ऋषि हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो 2-3 रह गए, कड़चौपर गुफा है, बाकी विश्व झोपड़ी गुफा है। ठीक है, बाकी ये जो सभी बनी है वो किससे बनी है, ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं लोमस ऋषि गुफा। तो लोमस ऋषि गुफा जो द्वार, ठीक है, तो बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये लोमस ऋषि गुफा का ये द्वार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी बता देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस पेंटिंग में, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आप लोग को छोटी दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं, बस ये बता देते हैं कि यहाँ पर इसी आकृति मतलब इसी जो पंक्ति में बना है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसी पंक्ति में क्या बना है, हाथी की पंक्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो है लोमस ऋषि गुफा आप लोग देख रहे हैं ये, और ये जो है बराबर की गुफाएं, ये बराबर की गुफाएं हैं जिसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा सुदामा, कड़चौपर, ये सब आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही जो लोमस ऋषि गुफा का द्वार यहाँ पर बना है जिसमें हाथियों की पंक्ति देखने को मिलती है। और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाँ लोमस ऋषि गुफा में कौन से पशु की पंक्ति देखने को मिलती है, बाकी आप बता सकते हैं कि हाँ हाथी की आप लोग ने देखा है तो बता सकते हैं। और कभी कभी देखो नेट के एग्जाम में ही ऐसे करके पूछ लिया जाता है, कभी कभी गुफा का दे दिया जाता है कि ये कौन सी गुफा है। अभी आप देखो आप लोग ने देखा ही नहीं है तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सी गुफा है। ठीक है, चलिए बाकी हम बढ़ते हैं। स्थापत्य की दृष्टि से लोमस ऋषि गुफा सर्वोत्कृष्ट है। इस गुफा में प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार, गज पृष्ठाकार, ये पूरा एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी से ही जो टॉपिक लिए हैं पूरे एनसीईआरटी से ही लिए हैं, आपका एक पॉइंट भी नहीं रहेगा। अगर आपने जो मैंने दिया है आप लोग को जो भी डिटेल्स में दिया है और आपको बताया है साथ साथ में कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपका एक भी पॉइंट एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट छोड़ ही नहीं रही हूँ। क्योंकि आप लोग पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो तो एक बार में पढ़ो कि हाँ कि एक बार पढ़ो कि सिलेक्शन एक बार में हो। ठीक है, चलिए बाकी बात करते हैं। यह गुफा
प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार और क्या है, गज पृष्ठाकार है। जैसे अर्धवृत्ताकार आप लोग देख सकते हैं, गज पृष्ठाकार देख सकते हैं ना। ये जो गुफा है कैसी बनी हुई है, मतलब गोलाई में बनी है, अर्धवृत्ताकार बनी हुई है, ठीक है, यानी गज पृष्ठाकार में बनी हुई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेहराब की तरह सजा हुआ है। बाकी सर्वप्रथम अलंकृत मेहराब द्वार लोमस ऋषि गुफा में प्राप्त होते हैं, जो मैंने आप लोग को हाथी की पंक्ति यहाँ पर दिखाई थी, अलंकृत ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले जो बने हैं यहाँ पर लोमस ऋषि में ही मिले हैं। यहाँ पर जो है भीतरी कक्ष आयताकार और उसके पीछे गोलाकार कक्ष ईसा मेहराब हाथियों और पंक्ति की बनी हुई है, जो मैंने आप लोग को दिखा दिया है। बाकी बात करते हैं, ये टॉपिक अभी आएगा तो इसके बारे में बात करें। देखो ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग को देखो कितना एकदम ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ही क्या पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक तो पूरी एकदम थ्योरी, पूरी एकदम कहानी की तरह लिखी होती है, अब उसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को बता दूंगी पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। बाकी बात करते हैं स्तूपों का प्रारंभ। तो स्तूपों का जो प्रारंभ है वो बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूप और विहारों का निर्माण बड़े पैमानों पर शुरू हो गया। अभी तो आप लोगों ने क्या देखा था, यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा देखी थी, फिर क्या देखा था आप लोगों ने, गुफाएं देखी थी। अब हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं, स्तूप देखने जा रहे हैं, जो बड़े स्तर पर यहाँ पर शुरू होने लगा, ठीक है। मौर्यकालीन में बने हैं, शुंगकालीन में भी बने हैं, आदि सातवाहन कालीन में भी बने हैं। बाकी अभी तो हम मौर्यकालीन पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। सनातन धर्म देवी देवताओं के भी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मतलब सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म की है। अब देखो गुफाएं आप लोगों ने देखा होगा, आगे भी चल के देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्तूप ही स्तूप बनाया है, सिर्फ बौद्ध धर्म का ही बनाया है, जैन धर्म का ही बनाया है, ऐसा नहीं है। मतलब और भी आगे आगे जाकर, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ बौद्ध जैन का, मतलब साथ साथ में हिंदू धर्म से ही, यानी कि सनातन धर्म से भी यहाँ पर मतलब जो है मूर्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी उनका जो है मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ था, वो भी देखने को मिलता है। मतलब ये कह सकते हैं हिंदू यहाँ पर बौद्ध, जैन और सनातन धर्म, यहाँ पर तीनों ही धर्म का चलता रहा है साथ साथ में। बाकी बात करते हैं तो स्तूप अधिकतर बुद्ध की स्मृति चिन्हों पर ही बनाए गए थे, रेलिक्स, ठीक है। स्मृति चिन्ह मतलब स्मृति चिन्ह को रेलिक्स भी कहते हैं। बाकी बात करते हैं यहाँ पर देखो बौद्ध चिन्ह, यानी कि जो आप लोग को मैंने बताया था कि जैसे कि जन्म का जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जैसे कि कमल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर निर्वाण का हो गया तो निर्वाण का प्रतीक क्या हो गया, पद चिन्ह हो गया। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो वो आपका क्या हो गया, मृत्यु का, तो मतलब मृत्यु का प्रतीक महापरिनिर्वाण। तो यही चीज है। तो यहाँ पर जो बनाए गए थे वहां पर ज्यादातर प्रतीकों का नहीं बनाया गया था, सबसे ज्यादा जो बनाए गए थे पहले कहाँ पर बनाए गए थे, वो बनाए गए थे हीनयान, ठीक है। तो ये जो है स्तूप अधिकतर बुद्ध की स्मृति के चिन्ह पर बनाए जाते थे, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं राजगृह स्तूप स्थित है। अब स्तूप कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो अभी आप लोगों ने यक्ष यक्षिणी देखी कहाँ कहाँ पर संग्रहित थी। अब हम देखेंगे स्तूप कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही मैटर है। बाकी जो है बिहार में स्थित क्या क्या है, वो है राजगृह, वैशाली, वेदद्वीप और पावा। नेपाल में क्या है, कपिलवस्तु, अलकप्पा और रामग्राम, ये हो गए नेपाल के। बाकी बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के हैं कुशीनगर और यहाँ पर पिपली वान हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आप लोग के स्तूप के केंद्र। तो आप लोग ये जो है स्तूप, ये भी याद रखना कि कौन कौन से कहां पर है। तो यहाँ पर पूछ लिया था, 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि यहाँ पर स्तूप में कौन सी जगह पर है, यहाँ पर बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। तो आप लोग को ऑप्शन दे दिए 2-3 और आप लोगों ने नाम नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग का ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर तैयार करिएगा। बाकी बात करते हैं, यहाँ पर नोट में लिखा है कि धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए गए हैं। यानी कि जो है मतलब धार्मिक ग्रंथ से ये भी पता लगता है कि यहाँ पर अनेक जो बुद्ध के क्या है, अनेक अवशेष, यानी कि जो अवशेष मिले हुए हैं, यानी कि जैसे कि कोई भी है बुद्ध के अवशेष जो मिले हैं उस पर भी यहाँ पर बनाए गए हैं स्तूप। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार, तो अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हैं जो गंगा की घाटी पर, मतलब गंगा घाटी से बाहर बसे हुए हैं थे, ठीक है। तो बाकी ये जो है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे ही, अमरावती स्तूप में देखेंगे, गांधार मतलब गांधार है,
गांधार में भी देखेंगे, कुशार्क में देखेंगे, ठीक है। तो बाकी चलिए बात करते हैं कि गांधार तो गांधार भी पूरा कभी कभी आ जाता है कि किस धर्म से संबंधित, तो आप लोगों ने पढ़ाई चुका है पूरा कुशार्क काल। तो गांधार में आप लोगों ने देखा होगा जो पूरा का पूरा है वो किससे संबंधित है, पूरा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बाकी बात करते हैं स्तूप विहार और चैत्य, बौद्ध और जैनों की मठीय संकुलों। अब देखो यहाँ पर इतना बहुत ज्यादा टफ लगेगा आप लोगों को, स्तूप विहार चैत्य जैन मठीय संकुलों परिसर के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। लेकिन मैंने आप लोग को इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्तूप विहार और चैत्य बौद्ध जैन के मठीय संकुलों में भाग है, ठीक है। यानी कि जो है मतलब उसको डिवाइड कर दिया है, मतलब चैत्य और विहार, ठीक है। इसमें जो रहने का मतलब एक जो है होता है चैत्य, वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रार्थना कक्ष हो जाएगा, और एक दूसरा है वो आपका रहने का स्थान विहार, ठीक है। तो ये जो है बाकी यहाँ पर इसमें उसके भाग थे। बाकी स्तूप विहार और चैत्य बौद्ध और जैन के मठ, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि बौद्ध में जो बने थे चैत्य और विहार बने थे, और जैन के क्या बने थे, मठ बने थे, मठ ही संकुल, ठीक है। तो ये इसके भाग थे, बौद्ध और जैन के भाग थे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इस स्तरीय संरचना का उदाहरण एक राजस्थान में बैकट, ये देखो बैकट, ठीक है, इसको ऐसे लिखना बैकट स्थल पर स्थित स्तूप है। चलो अभी आपको लोग दिखाई देते हैं, ये वाला आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग का ये है राजस्थान का, ठीक है, ये बैकट मतलब जो है स्थल हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान का। तो राजस्थान का बैकट स्थल जो है मतलब स्तूप है, ठीक है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है, ये जो आप लोग देख रहे हैं 3री शताब्दी, ये जो बना है अब तो खैर सभी ज्यादा मोस्टली तो सभी टूट ही चुके हैं, तो ज्यादा तो कुछ बचा ही नहीं है। बाकी ये जो आप लोग देख सकते हैं ये यही का है, राजस्थान का। बाकी सांची का महान स्तूप अशोक के शासन काल में ईंटों से बनाया गया है। बाद में बाकी सांची का स्तूप अभी आप लोग को पढ़ाएंगे, आगे जाके चैप्टर में आएगा सांची स्तूप, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि जो है सांची का जो है स्तूप वो तो मतलब जो है इसकी नींव जो है वो तो मौर्यकालीन है, बाकी जो तोरण बने हैं वो आंध्र सातवाहन में बने हैं, इसलिए आपको मौर्यकालीन में नहीं लिया गया, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। तो सांची के महान स्तूप अशोक शासन काल में ईंटों से बना हुआ है। जो मौर्यकालीन है यानी कि जो उसकी नींव है, जो उसकी बनाया गया है गोलाकार जो बना है, वो इसकी ईंट जो है वो कौन सी है, मौर्यकालीन है, ठीक है। बाकी जो है बाद में सातवाहन नरेशों द्वारा इसके ऊपर पत्थर, यहाँ पर पत्थर लिख लेना, ठीक है। तो पत्थर जड़वाया गया था, ठीक है, जो तोरण द्वार है वो आपने मतलब क्या है, पत्थर जड़वाया गया था। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कालांतर में ऐसे स्तूप बनाए गए हैं जिनमें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। अब देखो यहाँ पर इसके देखते हैं, तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं जिनमें दान दाताओं के नाम भी देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मतलब ऐसा नहीं है कि अभिलेख जो जिसने अभिलेख लिखा है अब उसका नाम नहीं लिखा है, ठीक है। बस ये है कि हाँ अशोककालीन अभिलेख मिलते हैं लेकिन लिखने वाले का नाम नहीं मिलता है, कलाकारी जो करने वाले हैं उनका नाम नहीं मिलता है मौर्यकालीन स्तूपों में, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। बाकी यहाँ पर जो है लेकिन इसमें लिखा है दान दाताओं के नाम जरूर देखने मिलते हैं, जो यहाँ पर दान दाता है तो वो आप लोग को जरूर देखने को मिलते हैं। बाकी ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान उसके बाद हमें ऐसे अनेक, देखो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान और इसके बाद हमें मतलब ऐसे अनेक अभिलेख साक्ष्य मिलते हैं जिनमें दान दाताओं के नाम देखने को मिलते हैं। इन स्तूपों में राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, मतलब राजसी संरक्षण मतलब राजाओं के नाम और इस सब के बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये कहने का मतलब है। बाकी बात करते हैं, ऐसे अभिलेख कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों और शिल्पकारियों का भी नाम देखने को मिलता है, जो चीज मैंने अभी आप लोग को बताई थी। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफा, बाकी पीतल खोड़ा गुफा है तो चलिए इसके बारे में बिल्कुल सेम वही है, तो इसके बारे में देखते हैं तो आप लोग को यहाँ से अच्छी समझ में आएगा। तो ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों के नाम भी मतलब जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र पीतल खोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोंडा ने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो है कलाकारों शिल्पकारों के नाम नहीं उल्लेखित हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो पीतल खोड़ा है तो महाराष्ट्र में जैसे कि आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया कि कौन सा ऐसी गुफा है या कौन सा ऐसा जो है यहाँ पर किसका मतलब जो है नाम उल्लेखित मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ पीतल खोड़ा है। तो पीतल खोड़ा गुफा में जो है कलाकार
कान्हा और कोंडाने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य अंकित मतलब वहां पर लिखा हुआ है। बाकी व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी नाम लिखवाया करते थे। यानी कि जो है आगे टाइम में आते आते जब यहाँ पर बनने लगे तो वो अपने साथ साथ में अपने जो है मतलब किसके व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख भी लिखवाते थे और साथ ही अपने मूल स्थान का भी मतलब जो है जहां पर रहते हैं उसका स्थान मतलब पता भी मतलब जो है एड्रेस उसका भी लिखवा देते, मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। बाकी ये जो है पीतलखोरा गुफा है जो आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को गुफा इसलिए दिखा रही हूँ कि नेट के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी गुफा कौन सी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी गुफा कैसी है। बाकी बात करते हैं सिंह शीर्ष। तो सिंह शीर्ष जो लाइन कैपिटल, देखो ठीक है, जो लाइन कैपिटल है। बाकी सिंह शीर्ष भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की, धर्म चक्र प्रवर्तन जो प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश, देखो प्रतीक आप लोग को मैंने पूरे लिखवा दिए हैं। बौद्ध धर्म के जितने भी प्रतीक हैं आप लोग उसको देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये मौर्यकालीन और वो मौर्यकालीन आप लोग ने पढ़ लिया है तो आप लोग का एक भी, चाहे आपका केवी का एग्जाम हो एनवी का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन आप लोग का रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने आप लोग को थ्योरी भी पढ़ाई है, इवन प्रैक्टिस सेट के साथ मतलब उसमें भी थ्योरी कराई है, ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। बाकी बात करते हैं यानी प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन, तो ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस शीर्ष के 5 अवयव थे। अब 5 अवयव कौन से थे, जैसे कि स्तंभ, ठीक है, जो स्तंभ यहाँ पर जो है जो अब कई भागों में टूट चुका है। अब स्तंभ है, इसके नीचे स्तंभ था ना, अरे ये तो कैसे लाइन ही मतलब उल्टी खींच गई। चलो ये जो स्तंभ है बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब ये जो स्तंभ है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे स्तंभ है, ठीक है, तो ये जो है काफी फीट का है। बाकी जो अब कई भागों में टूट चुका है, जो आधा टूट चुका है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहाँ पर है, सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। कमल घंटी का आधार है, स्तंभ है वो तो टूट चुका है, बाकी जो है कमल घंटी का आधार है ये वाला। चौकी पर 4 पशु आकृति है यानी कि शीर्ष फलक, ये जो है ये वाला, तो यहाँ पर पशु आकृति है, ये हो गया 4 तेजस्वी सिंहों के आगे पीछे जुड़ी, ठीक है, जुड़ी हुई आकृतियां हैं। ये जो है यहाँ पर 4 पशु हैं, 3 आगे से दिखाई दे रही हैं, एक जो है कहां से पीछे से हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 मतलब जो है 4 पशु। बाकी एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है, ये कभी कभी हो सकता है आप लोगों ने देखा नहीं हो, इसीलिए मैं आप लोग को एक एक पॉइंट पढ़ाती हूँ कि आप लोग का जो भी है एक भी पॉइंट आप लोग का गलत ना हो, क्योंकि यहाँ से है क्या पूछा गया है कि जो है धर्म चक्र जो पहिया बना है, तो ये मतलब किसको प्रदर्शित करता है, जो पहिया बना है पशु के आगे जो बना है एक पहिया, वो किसको प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ ये धर्मचक्र मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन का, ठीक है। बाकी है जो कि एक बड़ा पहिया है, सर्वोपरि तल धर्मचक्र जो कि पहिया है, इस समय जो टूटी है, यानी कि इसके पीछे जो था, मतलब इसकी एक बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो इसके पीछे था, ठीक है, एक बड़ा सा पहिया था, ठीक है, ये जो है यहाँ पर ऐसी रफ बना रही हूँ, इतना ज्यादा अच्छा नहीं बना रही हूँ, ठीक है, ऐसी रफ बना रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक था बड़ा पहिया था, वो क्या है, जो धर्मचक्र जो कि बड़ा पहिया था इस समय क्या है, टूटी हालत में है, ठीक है, ये जो बना हुआ है वो क्या है, टूटी हालत में है। चलो इसको तो हो गया, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। बाकी ये जो है शीर्ष फलक जो मैंने अभी आप लोग को बताया ही था, शीर्ष फलक, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का ही क्रॉप करके लगा दिया है। चलिए शीर्ष फलक जो है एबिकस पर एक चक्र बना हुआ है, जो आप लोगों ने देखा है, जो हर चक्र के साथ सांड घोड़ा हाथी शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको शीर्ष फलक भी कहते हैं एबिकस, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो आकृतियां पता ही हैं कौन कौन सी आकृतियां हैं। बाकी चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धर्म चक्र निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी पशु मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है, जो मैंने आप लोग को बताया है कि ऐसा नहीं है कि पशु आकृति, यहाँ पर देखो ये देखो घोड़ा है दौड़ रहा है, ये भी जो है यहाँ पर बैल, ये भी चल रहा है। बाकी ये जो है यहाँ पर बड़े हैं, ये कमल का है, जो उल्टा कमल का है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं।
वृत्ताकार शीर्ष फलक पर उल्टे कमल की आकृति का टिका हुआ है, ये मैंने आपको बताया है। ये कमल पुष्प पर प्रत्येक जो है पंखुड़ी के उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया है, यानी कि इतना ज्यादा है, ये कुछ ज्यादा ही सघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया है। मतलब इतने ज्यादा पास पास में कितनी ज्यादा पेटल्स हैं, कितनी ज्यादा पंखुड़ी वहां पर बनाई गई है। बाकी बात करते हैं दीदारगंज यक्षी की मूर्ति। तो दीदारगंज यक्षी की जो मूर्ति है, यह यक्षी मूर्ति जो है मौर्य काल के अवशिष्ट नमूनों में सबसे सुंदर मूर्ति का उदाहरण माना जाता है मौर्य कालीन का। बाकी यह पत्थर जो बना है वो चुनार के गुलाबी पत्थर से बना है, या फिर कह सकते हैं किससे, बलुआ पत्थर से बना है। ऊंचाई इसकी जो है 64 इंच, मतलब जो 64 इसकी जो है इंच में हो जाएगी, बाकी 162 इनकी सेंटीमीटर पे हो जाएगी। ठीक है, बाकी समय की बात करते हैं, ये 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर माना गया है। दाहिना हाथ में चावर है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दाहिने हाथ में ये क्या है, चावर लिए हुए है। ठीक है, बाकी जो है बायां हाथ जो है टूटा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। स्थान जो है बिहार प्रदेश के पटना के निकट दीदारगंज नामक यक्षिणी की प्रतिमा मिली हुई है। बाकी मूर्ति कला पर मौर्यकालीन औबदार पॉलिश यहाँ पर दिखाई गई है। जो सबसे ज्यादा औबदार पॉलिश की यहाँ पर अगर बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर दीदारगंज यक्षी और सारनाथ स्तंभ में मिलता है। बाकी वर्तमान में ये कहाँ पर है, बिहार संग्रहालय पटना में ये संग्रहित है। राज्य संग्रहालय नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद सिहारे का मत है कि इसे भारतीय कला की मोनालिसा भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा को। बाकी देखते हैं, ये आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर, ये दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा हेयर स्टाइल है, जो आपके मॉडर्न लोग भी ऐसे नहीं बना पाते, इतना अच्छा हेयर स्टाइल है, वेरी नाइस, अच्छा है ना। देखो यहाँ पर रिबन भी बिंधा हुआ है, मतलब ये जो है कपड़ों का, मतलब नेकलेस का रिबन है शायद। हाँ चलिए, तो ठीक है, तो बाकी जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है औबदार पॉलिश का ये जो है यहाँ पर बना हुआ है। बाकी ये चावर है, ये जो ये है, ये चावर लिए हुए हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं स्तूप, लास्ट है आप लोगों का, तो स्तूप है। स्तूप आगे चलकर, तो देखो स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। तो स्तूप जो आगे चलकर, अब स्तूप बन रहे थे, यक्ष यक्षिणी पढ़ा, फिर स्तूप बने, तो स्तूप आगे चलकर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के जो प्रतीक, ठीक है, पहले भी प्रतीक बनते थे, अब प्रतीक में यहाँ पर क्या बनने लगी, मूर्तियां बनने लगी। अब क्या बनने लगी, मूर्तियां। तो पहले यहाँ पे प्रतीकों का पहले बना लेते थे, प्रतीकों की पूजा को करते थे, कोई भी है तो कोई भी प्रतीक की, जैसे कमल है, कमल की पूजा करने लगे, तो यहाँ पर ऐसी तरह करके मतलब पूजा करते थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो है ये अब स्तूप जो आगे चलकर क्या हो गई, मूर्तियों में बदल गई, मूर्तियों की आ गया। अब मूर्तियां जो है इनके रूप में, आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार जोड़े गए। अब यहाँ पर है, मतलब गोलाकार परिक्रमा पथ पर अलावा जो है यहाँ पे प्रवेश द्वार जोड़े गए थे। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर, क्योंकि स्तूप में क्या बनते थे, गोलाकार, यहाँ पर आप प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, बनता था ना स्तूप में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, प्रवेश द्वार भी जोड़े जाने लगे। बाकी ईसा पूर्व जो है 2वीं शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाएं या आकृतियां दर्शन नहीं होते हैं, यानी कि जो है पहले 2वीं शताब्दी तक हमें कोई भी बुद्ध की आकृतियों की हमें कोई भी दर्शन नहीं मिलते हैं, कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें आगे जाके देखने को मिलता है, शुंग काल में देखने को मिलता है। बाकी ये जो है बुद्ध के प्रतीकों, पद चिन्ह और कमिल के दर्शाया गया है, यानी कि जो है, यानी कि कहने का मतलब है कि अभी तक यहाँ पर मूर्तियों का अंकन नहीं मिला है। जो सब कुछ दर्शाया गया है वो किसके से दर्शाया गया है, प्रतीकों के से चिन्ह दर्शाया है, जैसे कि पद चिन्ह, कमल, सिंहासन, चक्र, यही सब यहाँ पर इसके प्रति, मतलब जो तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी यहाँ पर प्रतीक है उससे यहाँ पर उनको दर्शाया गया है। यह दर्शाया है कि इस समय पर पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये है आप लोग का भरोत स्तूप का, मैंने आप लोग को दिखाया भी था कि भरोत स्तूप का। तो भरोत स्तूप में ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी जी का है, यहाँ पर ये उसका भी है। बाकी ये जो है माया देवी का जो है, माया का स्वप्न, ठीक है, माया देवी का स्वप्न जो है, ठीक है, यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर सपने में जैसे कि है, यहाँ पर उनको सफेद हाथी दिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का ही दिया है, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी बने थे वो एक प्रतीक चिन्ह को ही दर्शाते थे। ठीक है, तो ये चीज कहने का मतलब है।
बाकी बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से महत्वपूर्ण यही है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्तूप पढ़ा होगा, जैन धर्म के मठ पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि आगे आगे बौद्ध धर्म का जो मतलब आगे आते गया वो क्या बनने लगे, मूर्तियां बनने लगी, बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, और साथ साथ में यहाँ पर जो है मतलब जातक कथाओं का भी वर्णन मिलता है। जैसे कि आप लोग सांची के स्तूप में सातवाहन आंध्र सातवाहन काल में देखेंगे, यहाँ पर उत्तरी तोरण द्वार में मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था कि उत्तरी तोरण द्वार में जातक कथाओं का भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो वहां पे पैसे पश्चिम में मिलता है, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं, जब सांची पढ़ाएंगे तो आप लोग को और भी डिटेल्स में पढ़ा देंगे, जो आपका एनसीईआरटी में देखते हैं नया क्या लिखा है उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को पूरा पढ़ना है। बाकी बुद्ध के जीवन संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं थी, पर उनमें से महत्वपूर्ण रही बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक घटनाएं। ठीक है, मतलब ये जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित, जो मैंने आप लोग को बताया था कि बुद्ध के जीवन से संबंधित यहाँ पर घटनाएं, यानी कि जातक कथाएं हो गई, वेशांतर जातक हो गए, सीवी जातक हो गया, श्याम जातक हो गया, विदुर पंडित की कथा हो गई, यही चीज आगे जाकर यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग अजंता में भी देखने को मिलेंगे। अजंता में आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे पिक्चर बने हैं, कितनी सारी यहाँ पर मतलब मूर्तियां भी बनी है। शुंगकाल में भी देखेंगे, भरूत स्तूप में मतलब सॉरी सांची स्तूप में भी देखेंगे। ठीक है, भरूत स्तूप में तो खैर प्रतीकों का मिलता है ज्यादातर, मतलब बुद्ध की आकृति नहीं मिलती है भरूत स्तूप में। जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर भरूत स्तूप में मतलब बुद्ध की आकृति नहीं मिलती है, लेकिन गांधार में आप लोग को देखने को मिलेगा। गांधार में तो सारी की सारी अधिकतर बुद्ध की आकृतियां ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी ये तो रहा पूरा, आप लोग को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो आप लोग को पूरी अच्छे से हिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी यही चीज आप लोग से कहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DTPLS की कर रहे हैं, KVS की कर रहे हैं, EMRS की कर रहे हैं, NVS की कर रहे हैं, मतलब इवन आपकी कला से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग के क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। एक एक लाइन को पढ़िएगा, बस यही आपको लोग करना है, क्योंकि आप लोग को 11th का एग्जाम देना नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ लिया कहानी कि हाँ ऐसा ऐसा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लिए, क्वेश्चन आंसर याद कर लिए और हो गया। क्योंकि आप लोग को जो है कंपटीशन एग्जाम देना है, आप लोग को इसको समझना है कि एक लाइन को अच्छे समझना है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को ही यहाँ पर उसको घुमाकर अच्छे से इसको बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं। बस यही काम करते हैं और कुछ भी नहीं, बस यही चीज से ही आता है। आप किसी मतलब DTPLS का पेपर उठा के देखिए और यहाँ पर मैच करिए कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, और इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब सब लोग के मन में आ जाता है कि अरे DTPLS का अब तो बहुत ज्यादा टफ आता है। अब टफ इसलिए आता है क्योंकि आप लोगों ने तो वो इससे ग्रेजुएशन लेवल का ही पढ़ रखा है, लेकिन आप लोगों ने 11th-12th का पढ़ नहीं रखा है। ठीक है, तो बस यही चीज है। तो बाकी इसको भी पढ़िएगा, इसमें भी अच्छी जो है अच्छा मैटर है, तो आप इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अभी देखो ये हमारे इसका पेपर आया था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मैच करे थे, बहुत सारे जो थे, सब टोटल जो था वो EMRS का पेपर के मतलब जो था एनसीईआरटी पर ही था। जितने भी एक एक लाइन दिए थे सब एनसीईआरटी का था। ठीक है, बाकी चलिए, बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। सभी स्टूडेंट जाते जाते लाइक जरूर करिएगा, और हो सके तो आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग उससे कमेंट भी जरूर करिएगा। थोड़ा सा टाइम निकालकर थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो आप मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट करते ही हैं, जो नहीं करते हैं मैं उनके लिए मैसेज है जो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी मिलते हैं 7 o'clock, आप लोग की क्लास है वेस्टर्न आर्ट की। ओके, अगेन थैंक यू।